कुछ खास स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं हर बार नारा दिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी नारा दिया गया है, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर क्या जहां पर खेल खेले जाते हैं वो रिसोर्सेज पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं? अगर हैं तो उनकी देखभाल किस तरह से हो रही है? जमीनी स्तर पर उसकी क्या हालत है? क्या उसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है? बहुत ही ऐसी बात सामने आई है राजौरी के एक स्टेडियम से, जहां पर स्टेडियम की हालत बद से बदतर हो चुकी है। और आखिर ये इसकी वजह क्या है? क्यों इसका रखरखाव नहीं किया गया? क्यों इसकी देखभाल नहीं की गई? ये कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। क्या इसमें कहीं कोताही बरती गई है स्टेडियम पे? जिस तरह से इसका निर्माण हुआ था, 1 साल के अंदर ही इसका जो एक कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट, वो जमींदोज हो गया पूरे तरीके से। क्यों हो गया? इनकी वजह क्या है? इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। पर ये आपको तस्वीरें साफ उस स्टेडियम की दिखाई जा रही हैं जिसका ये पवेलियन है, और पवेलियन जो है ये 25 लाख की लागत से बनाया गया था, और ये बिल्कुल पूरे तरीके से ये टूट चुका हुआ है। साफ तस्वीरें हालत वहां की बयां कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और किस वजह से ये हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे यहां पर खेलने के लिए आते हैं तो वो खेलेंगे किस तरह जब उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे। आप देख सकते हैं हरी घास बेशक स्टेडियम में दिख रही है, बस एक पोर्शन में ये देखी जा रही है, दूसरा पोर्शन बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी की तरह बना हुआ है। और जहां पर कुछ तस्वीरें जो हैं बास्केटबॉल कोर्ट की हैं, वहां पर हम बास्केटबॉल कोर्ट देखें तो वो कोर्ट जो है बिल्कुल पूरे तरीके से सिर्फ उसमें बजरी ही बजरी नजर आएगी, उसमें किसी तरीके से भी टर्फ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पवेलियन आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, पवेलियन किस तरह से टूटा हुआ है और क्या वजह इन सब चीजों की रहती है। और जहां तक कुछ अधिकारियों का यह भी कहना है कि अब जल्द ही इसका जो है दोबारा से पुनर्निर्माण जो है वो किया जाएगा, इसको ठीक ठाक किया जाएगा और बच्चों के लिए सुविधा दी जाएगी। पहले हम आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पे। ये पिछले 2 साल से ये टूटा हुआ है, तो जहाँ पे मिनी स्टेडियम है ये हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, और जहाँ पे ये हमारी ओल्ड सिटी जो जोरी है, जहाँ इसके साथ जो सराउंडिंग हमारे विलेज लगते हैं, तो उनके खेलने के लिए एकमात्र यही ग्राउंड है। और बच्चे शाम को, मैं कई बार जहाँ मैंने काउंटिंग किया कि 60-70 बच्चे जहाँ खेलते हैं। और पिछले 2 साल से ये टूटा हुआ था, इसकी आरसीसी भाग जो है उसकी वजह से ये आप देख रहे हैं साइड भी बैठा हुआ है। तो ये हमने डायरेक्टर को अप्रोच की, तो हमने प्रपोजल जो था इसका प्लान में रखा उन्होंने डायरेक्टर ने। तो इसके लिए अभी हमारे पास पैसे 2 के काम के आए हुए हैं कि ये हमारा मिनी स्टेडियम की इसका वो है रिपेयरिंग है, और एक ये जो यूथ हॉस्टल है, तो ये हमारे जहाँ टूर्नामेंट के दौरान बच्चे खेल ठहरते हैं, जहाँ तकरीबन 6 हाल बड़े बड़े 150 बच्चा जहाँ ठहरता है, तो इसकी रेनोवेशन के लिए तो ये इसका DPR वगैरह बन के तैयार हो गया। हमें एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी हमारे पास आ चुका है। तो आज भी हम गए थे CD ऑफिस में, तो वहाँ वो 1-2 दिन में इसका टेंडर लगाएंगे, तो जल्दी ही काम इसका शुरू हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से जहाँ की लोकल जनता को बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए ग्राउंड है, आप जहाँ जरूर आएँ। आते हैं बच्चे रोजाना 60-70 बच्चे खेलते हैं, और सुबह सैर करते हैं लोग जहाँ। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको मेंटेन करके रखें, ताकि ये बच्चों को खेलने की फैसिलिटी जो है मिल सके। सर शहर पर मैं कारण आपको बात बताऊं, मैं इधर उधर का तोड़ मरोड़ के बताऊं आपको, मैं सीधी बताऊं कि इससे पहले इसका जहाँ पे किसी ने अप्रोच नहीं किया आगे डायरेक्टरेट में, अगर अप्रोच होती तो जरूर आज तक ये बन जाता। तो मैं अभी पिछले मार्च में जहाँ ट्रांसफ़र होकर जम्मू से आया हूँ, तो मैं आपके इस पर इनिशिएटिव लिया। तो ये हमारे साथी इद्रिस बानी जी हैं, तो इनको भी हमने स्कूल से डायरेक्टरेट वालों ने जहाँ अटैच किया। ये हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे राजौरी से, जमशीद मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे आखिर क्या वजूहत रहती हैं जब ऐसी हालत देखने को मिलती है। मैं रुख करूंगा। जसमीत मलिक जी, आपका स्वागत है। पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह हालत तस्वीरें बयां कर रही हैं, तो क्या वजूहत रहती हैं, क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, वो क्या कारण रहे? और जिस तरह से अब कह रहे हैं DPR तैयार हो चुकी है, पर इसकी हालत 2 साल से, साफ तौर पर खुद कहते हुए नजर आए, 2 साल से ऐसी ही बनी हुई थी, तो इसकी हालत पर ध्यान तब से क्यों नहीं दिया गया? साहिल, बिल्कुल, जहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ऐलान किया जाता है खेलेगा इंडिया बढ़ेगा, इसीलिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया था कि खेलो इंडिया करके, जिसमें काफ़ी बच्चे, अगर हम कहें कि राजौरी के अंदर बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है, क्योंकि राजौरी से ही 2 युवा ऐसे हैं जो इस बार भी IPL में देखने को मिले।
उसके बाद अगर दीगर बातें करें, बहुत सारे बच्चे हमारे आज भी टैलेंटेड हैं, मगर इसकी जहां तक बात करें मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये राजौरी शहर के बीचों बीच वार्ड नंबर 12 के अंदर है और सबसे पहला ग्राउंड है। इस पर 2019 में इस पर पहली बार काम हुआ और इस पर ये छत डाली गई, पवेलियन बनाया गया, तकरीबन 25 लाख से ज्यादा पैसा इस पर लगाया गया, मगर 2 साल पहले इसकी हालत बिगड़ चुकी है। आप समझ सकते होंगे कि किस तरह का काम हुआ, आप देख सकते होंगे तस्वीरों में भी आप आपको दिखा रहे हैं कि इसका काम कितना सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल हुआ कि जिसके कारण ये हालत आज इसकी खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ आप प्रशासन जहां कह रहा है या माफी चाहता हूँ, आप जिस तरह डिपार्टमेंट कह रहा है कि इसकी देख रखाव के लिए आगे काम किया जाएगा, मगर कब किया जाएगा ये आने वाला सवाल जरूर है, मगर किस तरह का मेयार का काम किया जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि शहर के अंदर सबसे पहला और एक इकलौता ग्राउंड जो जी, फिर वार्ड मैं नंबर ये भी 12 का जानना मिनी चाहूंगा स्पोर्ट्स। आपसे, इस स्टेडियम में कितने बच्चे रोजाना खेलने के लिए आते हैं और कितने बच्चों के लिए सहूलियत इस स्टेडियम की वजह से प्रदान होती है, और पर जो उसकी हालत है ये तो खेलने के लायक बिल्कुल नहीं है। साहिल, बिल्कुल, जहां तक स्टेडियम की, मैं मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करूं, अगर इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन राजौरी के अंदर होते हैं वो इसी ग्राउंड के अंदर देखने को मिलते हैं। हर साल हम देखते हैं कि इस ग्राउंड के अंदर इतने बड़े कंपटीशन होते हैं जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट, जम्मू प्रोविंस के तमाम डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट यहाँ होते हैं, खिलाड़ी यहाँ होते हैं जो खेलने के लिए पहुंचते हैं। उसके साथ साथ अगर राजौरी की बात करें, राजौरी शहर जो ओल्ड सिटी है, इसके जितने भी बच्चे, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, वो भी इसी ग्राउंड में खेलते हुए नजर आते हैं। इस ग्राउंड में हरी घास जरूर है, मगर बीच में इसका पैच भी खराब नजर आता है। हालांकि इस ग्राउंड को अगर थोड़ा सा रिपेयर किया जाता या इसकी तरफ थोड़ी से ध्यान दिया जाता तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात बन सकती थी, क्योंकि ये चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय भी जरूर है कि आखिर क्यों इन चीजों पर पैसा लगाया जाता है और चंद सालों के अंदर ही वो चीजें गिरकर सामने आ जाती है। बिल्कुल उसकी जखी, असली देखिए ये तस्वीर भी। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आखिर जिस ठेकेदार ने इस पे काम किया है तो उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि किस तरह का गुणवत्ता का काम इस पे किया गया है, किस तरह का मटेरियल इस पे इस्तेमाल किया गया है जो 1 साल के अंदर ही धाराशायी हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से। और पर इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस यहां पर अक्सर देखने को मिलते हैं, ऐसा आप क्या बता रही हैं। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन कहता है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पर क्या वो प्रयास हर डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से हो रहे हैं? यही हमारा मकसद है कि हम बताएं कि कहां कहां पर क्या क्या कमियां हैं, बच्चों को खेल सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, उस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टेडियम इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस यहां पे अक्सर देखने को मिलते हैं। साहिल, पहले बात करेंगे हम इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की। जहां तक राजौरी और पुंछ की, अगर दोनों डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पुंछ के पास बहुत अच्छे ग्राउंड है, जिसमें इनके पास स्पोर्ट्स स्टेडियम है, कॉलेज ग्राउंड है, हाई सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड है, बहुत अच्छे ग्राउंड है, मैं क्वालिटी वाले ग्राउंड है। और जहां तक राजौरी की अगर बात करें, क्योंकि आले पुंछ की जहां तक हम बात करें कि पुंछ एक वाइड डिस्ट्रिक्ट जम्मू के बाद ऐसा है जहां एस्ट्रोटर्फ भी अब डाला गया हॉकी के लिए, क्योंकि पुंछ के अंदर हॉकी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। राजौरी की जहां तक बात करें, राजौरी में जिस तरह युद्धवीर सिंह ये की चाणक्य की बात करें या उसके बाद अब्दुल समद की बात करें, दोनों डिस्ट्रिक्ट राजौरी के रहने वाले और दोनों गांव के रहने वाले हैं। यहाँ से आईपीएल 2 खिलाड़ी भी निकले। उसके बाद लोगों के अंदर राजौरी के अंदर क्रिकेट का जुनून ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस ग्राउंड में अक्सर जो हम देखते हैं बच्चे वो क्रिकेट ही खेलते नजर आते, खास करके इन छुट्टियों के दिनों की अगर बात करें, बच्चों को छुट्टियां थी, बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ खेलने पहुंचते थे, मगर शट न होने के कारण, क्योंकि रिस्की बहुत ज्यादा हो चुका है, इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, इसके बैक साइड नदी है पूरी, अगर ये गिर जाए बच्चे या वो एक रिस्क है, इसके कारण इस तरह बच्चे अब कम आना शुरू जरूर देखने को मिले। दूसरी तरफ अगर राजौरी की बात करें, राजौरी के अंदर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है जो अच्छे मेयार का, अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट्स स्टेडियम वो देखने को मिल रहा है, जहां खेलने को बच्चे नजर आते, मगर शहर से दूर पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए जो ओल्ड सिटी के लोग बच्चे हैं वो जितने इसी ग्राउंड पर खेलने के लिए जाते थे। और इसको देखते हुए साथ में अब हम, जिस तरह मैंने बताया, इसके अंदर भी एक और बनाया गया, बास्केटबॉल ट्रैक भी बनाया गया, उसकी भी हालत हमने आपको दिखाई है कि किस तरह की है। जहां तक इस पवलिन की बात है, इसकी भी हालत हमने आपको दिखाई है। इसके नीचे एक रूम बनाया गया है, शायद उस रूम के बाहर खड़ा होना भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज्यादा स्मेल उस रूम के अंदर से भी आती है। और दूसरी बड़ी बात साहिल मैं आपको बताऊं कि इसी दीवार के साथ लगता है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर, जो अभी हमसे बात भी कर रहे थे हमारे साथ, इनका ऑफिस भी यहीं पर है। उसके बावजूद भी किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया इसकी तरफ, कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि इसकी हालत ठीक की जाए। साहिल,
बिल्कुल एक सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि इस तरीके से साफ तौर पर ये यहां पर सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए थी। धन्यवाद जमशेद आपका पूरे तरीके से। अगले हफ्ते हम दोबारा से आपसे राब्ता करेंगे, क्या कोई इस पे कवायद शुरू की गई है स्टेडियम को ठीक करने के लिए। धन्यवाद। जिस तरीके से हमने आपको साफ तस्वीरें दिखाई है राजौरी की, और वहां पर बद से बदतर हालत हुई है स्टेडियम की, और अब इसको ठीक करना प्रशासन की जिम्मेवारी है। कब तक होता है आने वाला समय बताएगा। अब रुक करेंगे, हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर। हेड कोच की जो तैयारी है वो बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। अब आने वाले समय में इंडियन टीम का हेड कोच कौन होगा, राहुल द्रविड़ के बाद आखिर वो कौन सा नाम है जो इंडियन टीम को आगे लेके जाएगा, आगे वाले जो कप्स हैं वो जिताने की कोशिश करेगा। रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे खास गेस्ट जो क्रिकेट एक्सपर्ट है हिमांशु चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है, और मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा आखिर इंडियन टीम के जो कोच हैं वो आखिर कौन होंगे अब आने वाले समय में। मेरे ख्याल में तो जय शाह ने क्लियर कर दिया कि गौतम गंभीर ही हमारे कोच होंगे। ऑलरेडी उन्होंने लिस्ट जो है शॉर्ट लिस्ट किया था, वो लक्ष्मण एंड गंभीर। आउटसाइडर्स को तो जो फॉरेनर्स है दे हैव रूल्ड आउट कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, इसलिए हम इंडियन को ही प्रेफरेंस देंगे। इसलिए उन्होंने गौतम गंभीर एंड लक्ष्मण, बट नाउ दे हैव क्लियर्ड जस्ट आई थिंक ए फ्यू डेज बैक, जय शाह ने क्लियर कर दिया कि गौतम गंभीर विल बी द नेक्स्ट कोच ऑफ इंडियन टीम। तो क्या लगता है गौतम गंभीर जब कोच बन के सामने आएंगे तो इंडियन टीम की कमान उसी तरह से संभाल पाएंगे जैसे राहुल द्रविड़ ने संभाली हुई थी? क्या आपस में मेल मिलाप क्रिकेट प्लेयर्स का हेड कोच के साथ उस तरीके से रहेगा? क्योंकि बहुत अहम रहता है कि एक रिश्ता मजबूत होना चाहिए परिवार के अंदर। देखिए, अगर अभी हम क्रिकेट की बात जब करेंगे, इंडियन क्रिकेट की बात, आज क्रिकेट एक स्पोर्ट्स नहीं रहा है। अब इट्स मोर देन ए स्पोर्ट्स। वी कंपेयर, हम तो इसको रिलीजन मानते हैं। नियरली अबाउट 80 to 90% पीपल आर फेवरिंग नाउ, दे आर जस्ट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। इसको अब उस लिहाज से लिया जाता है, और द बीसीसीआई भी इसको वेरी सीरियसली लिया जाता है, बिकॉज सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस आर लिंक्ड विद इट। तो जो अब गंभीर साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। गंभीर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन और बोल्ड आदमी है, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट के साथ जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ चीजें जुड़ी हुई है, तो इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी बहुत रहती है। एंड गंभीर ही इज अ पॉलिटिकल मैन, तो आई थिंक ही विल फेस इट, और ये अच्छा खासा एक रिजल्ट अच्छा खासा दे देगा। इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन। जैसे अभी आपको पता है कि कलकत्ता राइडर्स को भी, नाइट राइडर्स को भी उन्होंने आगे बहुत पहुंचाया, और अच्छा खासा उसने एज ए क्रिकेटर आल्सो ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। अगर आपको याद होगा 2007 में ही इज द ओनली वन प्लेयर हु हैज रैंक्ड नंबर 1 इन T20 एज वेल इन टेस्ट क्रिकेट। तो एज ए क्रिकेटर आल्सो ही इज द बेटर चॉइस। और एक कोच के हिसाब से तो इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन, ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, and I think he will handle the team very well. तो क्या लगता है आने वाले समय में यही अगर कोच रहते हैं तो किस तरह के बदलाव जो है इंडियन टीम में देखने को मिल सकते हैं? विराट कोहली और रोहित शर्मा तो ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले चुके हैं, उनके साथ रविंद्र जडेजा भी, पर वनडे इंटरनेशनल्स और उसके साथ अगर हम टेस्ट की बात करें तो अभी वो इस टीम का हिस्सा हैं। और जिस तरह से हमने अक्सर आईपीएल में देखा है उनके गुस्से को, और विराट कोहली के और गौतम गंभीर के रिश्ते को भी, चाहे पोस्ट जो मर्जी करते रहे अपने इंस्टाग्राम पे, अपने एक्स पे, कि रिश्ते ये सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित होते हैं, उसके बाद बाहर हम सब खुशी से रहते हैं। पर क्या इसका असर जो है इंडियन क्रिकेट टीम पर पड़ सकता है? क्योंकि हमने पाकिस्तान में देखा कि साफ तौर पर जब गैरी कस्टन उनके कोच बने, उन्होंने साफ कहा कि एक जो हम कहते हैं एक साथ रहना, पूरे खिलाड़ियों को एक परिवार की तरह रहना, इस तरह पाकिस्तान की टीम में बिल्कुल नहीं देखा गया। उनमें बिल्कुल फूट थी, इस वजह से ये एक कारण रहा उनकी हार का। तो इंडियन टीम में क्या लगता है आपको आने वाले समय में कुछ इस तरह के बदलाव जो हो सकते हैं? देखिए, गंभीर साहब ने एक चीज क्लियर कर दिया है बीसीसीआई को, आई विल टेक अप द असाइनमेंट ओनली व्हेन आई विल बी गिवन फ्री हैंड। फ्री हैंड मींस कि ही कैन डू एनीथिंग विद द टीम, एनी चेंजेस, वन थिंग। एंड स्टाफ जो एडिशनल कोचेस होंगे, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, इट विल बी एज पर हिज चॉइस। तो इसने क्लियर कर दिया, बीसीसीआई को क्लियरेंस दे दी है कि भाई आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, आई विल बी स्ट्रिक्ट एनफ, माय सीनियर्स हैव टू फॉलो मी। एंड इसमें एक अच्छी बात कही गई है कि ये आदमी जो है फ्रेश टैलेंट को बहुत आगे ले रहा है। एंड आप देख लिए 2025 में हमारा जो है चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, और हमारे जो अभी मैक्सिमम प्लेयर जो है दे आर जब
नाउ क्रॉसिंग 35-33। तो 2027 के लिए इसके पास बहुत आगे जो है, इसको चैलेंजेस है। तो ये उन चीजों को मद्देनजर रख के ही इसने एक बीसीसीआई को एक ऑलरेडी कंडीशन रखी है कि आई शुड बी गिवन फ्री हैंड। उस चीज को मद्देनजर देख के ही इसकी क्लियरेंस आई थिंक जयशा ने कर दी है। सो ही विल डेफिनेटली, इसके पास एक ऐसा पोटेंशियल है कि ही विल शेप इंडियन टीम द बेस्ट वे इंडियंस एक्सपेक्ट। बिल्कुल, मैं रुक करूंगा। हमारे साथ एक और क्रिकेट एक्सपर्ट जो है हिमांशु चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका सर स्वागत है। और मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जिस तरह से सबसे आगे नाम इंडियन हेड कोच का गौतम गंभीर का चल रहा है, तो किस नजरिए से आप इस चीज को देखते हैं? कितना टीम को ये आगे लेके चलेंगे एक साथ? गौतम गंभीर ने पहले कोचिंग करी भी है, वो कुछ असाइनमेंट कर चुके हैं, पर भारतीय टीम का कोच बनना और एक आईपीएल टीम का कोच बनने में बहुत फर्क होता है। क्योंकि अगर कुछ आप अभी कुछ मेरे प्रोग्राम देखें, जिस दिन भारतीय टीम जीती थी वर्ल्ड कप, उस टाइम में मैंने कहा था कि जो कोच होता है उसके पास में राहुल द्रविड़ जैसी आपको क्वालिटी चाहिए। क्योंकि एक आप में बहुत संयम होना चाहिए, आपका खिलाड़ियों से जो कनेक्ट है। क्योंकि मैं एक थोड़ा सा गैप देख रहा हूँ कि जब गौतम गंभीर आए हैं तो उन्होंने कुछ कंडीशंस अपनी पहले से दी थी। तो मेरा मानना यह है कि आप पहले से कंडीशन ना दें, आप आए और ये प्रोवोकेटिव पूरा एक बीसीसीआई का होना चाहिए कि वो किसको बुलाएं, किसको सेलेक्ट करें, क्या कंडीशन दें। ये तो उल्टी साइड हो रहा है कि वो अपनी कंडीशन बीसीसीआई को दे रहे हैं, जबकि ये होना चाहिए कि बीसीसीआई ये कंडीशन बनाए कि ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आपका बायोडेटा होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई कोच रख लें तो बहुत बैलेंस्ड चाहिए, प्लेयर भी बैलेंस चाहिए। वो हैं, बहुत अच्छा उन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है, बट कोचिंग करना और खेलना दो चीजें बहुत अलग अलग हैं। और मेरा मानना है कि बीसीसीआई को एक बार बहुत ओपन तरीके से बहुत सारे लोगों को बुलाना चाहिए। जैसे एक ओपन सिस्टम उन्होंने किया हुआ है, हमेशा ही किया हुआ है, एडवर्टाइज करते हैं, एक कमेटी बनती है, उसमें सिलेक्शन होता है। तो बहुत सारे दिमाग एक साथ बैठने चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है भारत के लिए अब इसलिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप जीत के आए तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो जीत होती है उसको आगे ले जाने के लिए आपको ऐसा आदमी चाहिए, और कुछ सालों के लिए कोच आप अपॉइंट करते हैं। ये कोई 1 या 2 टूर के लिए नहीं करते। तो जल्दी में ये डिसीजन नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छे से कुछ और नाम आने चाहिए। बिल्कुल हिमांशु जी, जिस तरीके से ये 2027 तक कोच रहेंगे, अभी तो नियुक्त नहीं हुए हैं, पर अभी औपचारिकता ही सिर्फ बची हुई है। पर इन सब के बीच में आपने बहुत सही बात की है, जिस तरह कंडीशंस के ऊपर कोच डिसाइड होना ये गलत चीज है। बीसीसीआई को शायद सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि उनके रिलेशंस जो हैं वो टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कुछ इतने बेहतर दिखे भी नहीं हैं। और विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो तो वैसे भी T20 से संन्यास ले चुके हैं, पर उन्होंने अभी क्रिकेट खेलना है, टेस्ट भी खेलना है और वनडे तीसरे ने भी लिया है। आप देखिए 3 का उन्होंने नाम दिया था, तीनों ने संन्यास किया। जी जी बिल्कुल। तो क्या हम ये माने कि उनकी कंडीशन पहले से भरपाई हुई? क्या उनके प्लेयर्स को पहले से कहा गया? क्योंकि उन्होंने जडेजा का भी नाम लिया था, तो इन तीनों ने संन्यास किया है। बिल्कुल। तो ये मतलब हम इस किस तरीके से थे, क्या ये वाकई गौतम गंभीर जो है टीम को एक साथ लेकर आगे चल सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के जब टीम हेड कोच बने गैरी कर्स्टन, तो उन्होंने साफ कहा कि टीम में फूट है, और हमने हालत देखी कि किस तरह से पाकिस्तान पूरी बिखरी हुई नजर आई पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और जब इंडिया की बात आती है, अभी बेहतरीन टीम है इंडिया की, बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, तो क्या ये सब खिलाड़ी एक साथ मिलकर चल पाएंगे? क्योंकि गौतम गंभीर हमेशा अग्रेशन में नजर आए हैं, जब भी, चाहे जब वो खिलाड़ी थे, जब वो खुद क्रिकेट खेलते थे तब भी, जब वो कोच रहे, जब वो मेंटर रहे तब भी। मेरा मानना है, देखिए कि पिछले 15 साल से मैं बहुत सारे चैनलों पर बैठ रहा हूँ, टीवी की डिबेट कर रहा हूँ और खासतौर से क्रिकेट के बारे में बोल रहा हूँ। तो मेरा जो पर्सनली जो मानना है कि आप जो टीम जो होता है, अगर आपने कुछ टाइम पहले देखा हो तो हमारे यहाँ बहुत सारे ड्रेसिंग रूम स्टोरीज आती थी, और ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के जो है वो डिफरेंसेस आते थे। उसमें रवि शास्त्री के डिफरेंस हुए, विराट कोहली के डिफरेंस थे, राहुल शर्मा से थे। तो इस तरीके की चीजें हमको सुनाई देती, वो बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ खत्म हुई। तो अगर ये जब खत्म हुई है तभी आपके रिजल्ट आज इतने अच्छे आए हैं, और आप 11 जनों की टीम को खेलता हुआ देख रहे हैं फील्ड पे,
जो आप वर्ल्ड कप जीते हैं 11 जनों ने जीता है, 2-3 प्लेयर ने नहीं जीता है। आमूनन टीम 2 या 3 प्लेयर ही आगे बढ़ाते हैं, पर यहाँ हर यूनिट बहुत अच्छी थी, आपकी एज ए यूनिट खेल रही थी। तो वो दोबारा ड्रेसिंग रूम में ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए कि कोई पावर सेंटर 2 खुल जाए। उन्होंने कहा जो डिसीजन होगा मैं ही लूंगा, तो ऐसे डिसीजन, क्योंकि कप्तान होगा तो आपके फिर कप्तान के साथ में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो फील्ड होती है उस पर डिसीजन तो कप्तान का होता है, कोच का डिसीजन फील्ड के बाहर होता है। कोच का काम कोचिंग करना है। एक बार जब टीम फील्ड में अंदर चली जाती है उसके बाद कोच का काम नहीं रह जाता है, फिर वहां कैप्टन का डिसीजन फाइनल होना चाहिए। तो इस तरीके की अगर तकरार अभी से पहले से ही शुरू है तो फील्ड में तकरार अगर होगी तो फिर एम्बेरसमेंट होगा, कैप्टन को भी एम्बेरसमेंट होगा, कोच को भी होगा, भारतीय टीम को भी होगा। और सबसे बुरी चीज हुई अगर खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा हुआ तो बीच रास्ते में अगर कोच बदलना पड़ा तो वो हमारे लिए बहुत गलत। जी बिल्कुल, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी इसका नुकसान होगा। इस बार तो वर्ल्ड कप जीत लिया, पर आगे बहुत अहम टूर्नामेंट बचे हुए हैं जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है जीतना चाहेंगे। हमने देखा था ग्रेग चैपल के टाइम भी ये ही सब कुछ देखने को मिला था, जब सौरव गांगुली कैप्टन थे। बहुत से बदलाव किए गए थे उस दौरान भी, और 2007 का वर्ल्ड कप भी इंडियन टीम शायद इसी वजह से ही हारी थी। उसके बाद ही 2007 T20 जीत पाई थी। जी, तो आप ये देखिए कि आपने बिल्कुल सही कहा। तो जो ड्रेसिंग रूम की प्रॉब्लम्स थी, वो ड्रेसिंग रूम की प्रॉब्लम कहाँ होती थी? क्योंकि कोच एक पावर सेंटर बन जाता, वो कुछ उसके फेवरेट्स बन जाते थे। तो जब उसके फेवरेट होते तो कैप्टन से आपके डिफरेंस होते थे, या सेलिब्रिटी प्लेयर्स उनसे आपके डिफरेंस होते थे। तो तब रस्सा खींची जब होगी तो नुकसान तो हमारे देश का होना है, हमारी भारतीय टीम का होना है। तो वो ऐसा ना हो, उसके लिए बीसीसीआई से मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि पहले सोचें, देखें और बहुत बैलेंस तरीके से। अगर गौतम गंभीर अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, बट इस तरीके की कंडीशंस लेकर के किसी को अंदर लाना और फिर बाद में तकरार होना, वो चीज बहुत अच्छी नहीं रहेगी, ना टीम के लिए, ना देश के लिए, ना खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल अशिंद्र कोल जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से हेड कोच की बात चल रही है, तो क्या आपको लगता है वाकई में ही गौतम गंभीर जो है एक अच्छी रिप्लेसमेंट है राहुल द्रविड़ की? क्या वाकई ही वो राहुल द्रविड़ जैसे कोच बन पाएंगे आने वाले समय में? देखिए, हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी बात सही बात है कि जब तक आपका एक तालमेल एक टीम में ना रहे, कोच और टीम का, तब तक वो टीम आगे नहीं जाती है। दिस इज डेफिनेटली ए फैक्ट, और उसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जहां तक आप ये देख रहे हैं कि आरडी, अगर आपको याद होगा कि पहले बीसीसीआई ने अप्रोच किया था फॉरेन कोचेस के लिए, तो फिर बीसीसीआई ने ओपनली कह दिया कि विल नॉट कंसिडर फॉरेनर कोचेस। लेकिन एट द सेम टाइम अगर फॉरेनर कोचों के कमेंट्स आप देखेंगे, उन्होंने क्या कहा? उनका ये कहना था कि इंडियन टीम्स में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है उसकी वजह से विल नॉट बी कोचिंग द इंडियन टीम, विल कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम दैट। ये हमारे ये जो है, क्या नाम था उनका, सर आता हूं आपके पास मैं। डीविलर ने ये कहा था। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जब तक कोच फिक्स ना हो तब तक टीम आगे नहीं जाती है। हाँ, तालमेल जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि गंभीर साहब का जो अप्रोच है, जो उनका आउटस्पोकन है या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, दैट विल इफेक्ट द टीम। हो सकता है कि ये तालमेल अच्छा रहे। एज ए प्लेयर ही इज वेरी गुड, और जो उसकी पास एक्सपीरियंस रही है एज कोच इन आईपीएल, जी, उस चीज को मद्देनजर रख के ही इसको क्लियरेंस दी गई है। और एक और चीज, बीसीसीआई को जब आप कंडीशन एक कोच रखता है और फिर उसको बीसीसीआई क्लियर करती है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स बीसीसीआई ऑलरेडी agreed to it that we will keep him there, we will accept his terms and conditions because he is a man who can handle this team very well already। जी बिल्कुल अशिंद्र कोल जी, ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से हैंडल करते हैं गौतम गंभीर। We have some senior players who will be just within 1-2 साल के बाद रिटायरमेंट उनका हो रहा है। That means he has to groom up a fresh team। शेंगेस्लव की टीम को आप देख लीजिए, हमारे कम से कम 4-5 प्लेयर जो है, they have already crossed 33 जी। So the team, जो नेक्स्ट टीम हमारी आएगी आफ्टर 25th, जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बाद, जिसको कोच करना, दैट विल बी यंग टीम। दे नीड अ स्ट्रिक्ट कोच एंड अ डिसिप्लिन कोच, एंड I myself, I feel the गंभीर is the best choice। जी बिल्कुल। जी हिमांशु चतुर्वेदी जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं अपने पैनलिस्ट हैं उनसे थोड़ा सा
प्रेफर करूंगा कि मैंने 4 साल ये कैंपेन करी थी कि भारतीय टीम का कोच भारतीय ही होना चाहिए, क्योंकि वो भारत के प्लेयर्स को समझता है और वो बेहतर कोच हो सकता है। और हमारे पास में वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, तो हम क्यों बाहर वालों को जाकर के अपनी टीम का कोच बनाते हैं। तो फॉरनर हमारे बारे में क्या कहते हैं उसका हमारे को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो प्लेयर हैं वो बहुत कैपेबल, बहुत अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छे कोचेज हैं। अगर आप देखें तो रॉजर बिन्नी है या और भी हमारे 2-3 बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो विदेश में जाकर के उन्होंने टीम दी। और आज अफगानिस्तान की टीम जो आप देख रहे हैं वो सारे हिंदुस्तानी कोचेस की बनाई। तो हमारे कोचों, हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं उनमें बहुत मुद्दा है कि वो अपनी टीम को बहुत अच्छे से कोच कर सकते हैं। तो इस चीज में थोड़ा सा मैं आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखूंगा कि फॉरनर अगर हम इंटरफेरेंस, तो देखिए इंटरफेरेंस दुनिया में हर जगह होती है। कोच, सेलेक्टर, बोर्ड और कैप्टन, हर किसी की अपनी सीमाएं हैं, हर किसी की अपनी ड्यूटीज हैं, वो अलग अलग हैं। तो कोच ओवरस्टेप ना करे, कैप्टन ओवरस्टेप ना करे और सिलेक्शन जो हमारा जो बोर्ड होता है वो ओवरस्टेप ना करे, ये हमें इंश्योर करना चाहिए एक स्मूथ रनिंग के लिए। आज वो हो रहा है, आज हर कोई अपना काम कर रहा है। राहुल द्रविड़ ने अपना काम किया, रोहित शर्मा ने अपना काम किया और सिलेक्शन बोर्ड में बैठे हुए लोगों ने अपना काम किया। उसका रिजल्ट आज हम सब देख रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है और मैं बिल्कुल कहूंगा कि भारत में जो प्लेयर हैं हमारे पुराने, उनका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर इतना अच्छा है कि वो किसी भी दुनिया की अच्छी टीम को कोच कर सकते हैं। तो वो हम फॉरनर को कभी क्यों अपनी टीम में बुलाएं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है ये तो, क्योंकि भारतीय टीम में बहुत ही कैपेबल है और बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बहुत शानदार अपने जमाने में खेल चुके हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आप दोनों से, छोटा सा रिएक्शन, क्या महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर ये इंडियन कोच बनके सामने नहीं आ सकते हैं? अगर महेंद्र सिंह धोनी जो है इंडियन टीम के कोच बनाए जाएं तो क्या इंडियन टीम का जो रूप है वो अलग होगा? बहुत से खिलाड़ियों को उन्होंने तैयार किया है, बहुत से खिलाड़ियों के ऐसे नाम है जिनको एक अहम भूमिका निभाई हर एक खिलाड़ी के लिए, उनको तैयार करने में, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट तक लेके जाने में। देखिए धोनी साहब तो क्वालिफाई कर नहीं रहे हैं एट दिस स्टेज। ही डजंट क्वालिफाई बिकॉज ही प्लेज आईपीएल। तो जब तक वो आईपीएल खेलता रहेगा तब तक ही कैन नॉट बी द कोच ऑफ इंडियन टीम। दिस इज वेरी क्लियर। और अब तेंदुलकर की बात है, तेंदुलकर नो सेकंड ओपिनियन फॉर हिम if he agrees to it. I don't think he has applied for it. अप्लाई नहीं किया है, मुझे भी पता, ना महेंद्र सिंह धोनी ने किया है ना ही सचिन तेंदुलकर ने अप्लाई किया है। मैं ये आप ही से जानना चाहता हूं कि अगर महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान, अगर हेड कोच बनाया जाता तो इंडियन टीम का जो लेवल है वो कहां तक पहुंच सकता है? क्योंकि उनका एक कप्तानी का जो बिल्कुल कूल तरीके से एक रहा है, हमेशा उनका एक छवि रही है और बहुत शानदार रही है। मैं हिमांशु चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी, देखिए महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ एक सिक्के के दो पहलू। महेंद्र सिंह धोनी को अगर आप कोच बनाना चाहें और अगर आप भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों से पूछें तो आंख बंद करके वो दोनों हाथ ऊपर उठा देंगे, महेंद्र सिंह धोनी को आप कोच बना दीजिए, कोई इसमें क्वेश्चन है ही नहीं। रही बात क्वालिफिकेशन की, तो साहब क्वालिफिकेशन बनती है और बिगड़ती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कल आईपीएल छोड़ सकते हैं और आकर के यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई कंडीशन नहीं है कि आप आईपीएल छोड़ने के बाद कोई आपको गैप चाहिए। पर आपने जो नाम सजेस्ट किया है वो 2 दिन पहले भी मैं किसी चैनल पे था जब मैंने कहा था। बट सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि महेंद्र सिंह धोनी इस तरफ जाना नहीं चाहते। पर बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगा, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कोच राहुल द्रविड़ के बाद हमारे देश में और कोई नहीं। और अगर एक और नाम मैं बीच में डालूं तो मैं एक ही नाम और डाल सकता हूं, वीवीएस लक्ष्मण। जो आपको कंपोजर चाहिए, एक डेप्थ चाहिए, एक शालीनता चाहिए, एक मेच्योरिटी लेवल चाहिए एक टीम का कोच बनने के लिए, वो इस तरीके के लोगों के अंदर है। और भी 2-4 लोग हैं हमारे देश में जिनको हम ला सकते हैं। बट जैसा आपने अभी बताया कि जब आपने अप्लाई नहीं किया तो आप क्वालिफाई कैसे करेंगे। पर अगर कुछ लोग करें या अगर थोड़ी मेहनत की जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि बाप आइए अपने देश के लिए काम करिए, तो मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी से बढ़िया कोच हमारे देश को मिल नहीं सकता। जी बिल्कुल, हेड कोच कौन होता है आखिरकार इंडियन टीम का, वो तो आप समय बता गए। गौतम गंभीर खाली औपचारिकता ही बची हुई है, पर क्या वो टीम को उसी तरीके से लेके जाएंगे जिसने राहुल द्रविड़ ने एक टीम को बिल्कुल ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, चाहे वो पवेलियन की बात हो, चाहे वो ग्राउंड की बात हो, चाहे वो
कैप्टन के साथ मिलजुल के आगे चलने की बात हो, हमारे पास ट्रॉफी आई, ये उसका एक नतीजा है। वो समय आगे वाला बताएगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली कहां तक इंडियन टीम को लेकर चलते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप है, क्या उसमें इंडिया फाइनल खेलती है, जीत के आती है। धन्यवाद आप दोनों का, हिमांशु चतुर्वेदी जी आपका भी और यशेंद्र कोहली जी आपका भी। जिस तरीके से साफ तौर पर चर्चा थी, पहले हमने बताया कि राजौरी का स्टेडियम क्या खस्ता हालत में है, उस तरह तवज्जो कब तक दी जाती है वो देखना पड़ेगा आने वाले समय में। पर जहां पे इंडियन हेड कोच की बात आती है, इंडियन क्रिकेट टीम हेड कोच की, तो वो देखना होगा आने वाले समय में कौन बनता है। वैसे तो गौतम गंभीर सिर्फ औपचारिकता बची है। फिलहाल आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।